हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हमारी जो यूजीसी नेट की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोगों ने 2011 ये द्वितीय प्रश्न पत्र ये कर लिया था और 2011 द्वितीय प्रश्न पत्र ये कर लिया था। अब हम लोगों की जो नई सीरीज़ है वो है 2012 द्वितीय प्रश्न पत्र। आज इसकी पहली क्लास है। तो देखिए, इसमें 3 सेट दिए गए हैं 2012 में। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, मतलब 2012 के 4 सेट हैं दोस्तों। और डेली 10 क्लास करा के हम इसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज सेट 1 2012 का शुरू करते हैं। तो चलिए 2012 पे चलते हैं, 2012 के सेट पर। तो हमारी जो यूथ कंपटीशन की जो सीरीज़ है हिस्ट्री यूजीसी नेट की, ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं 2012 पर। ये भी 2011 है। 10 क्वेश्चन हम लोग उस पर देखेंगे, ठीक है, 2012 की सीरीज़ में, जो कि पीवाईक्यू यूजीसी नेट के लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशिएंट रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग 2012 पर आ गए हैं तो शुरू करते हैं। 2012 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए आप लोग। मैगास्थनीज की इंडिका प्रवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरण में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्रियों के विवरण में किसका विवरण इंडिका से संबंध नहीं है। वो है टेरियस। ऑप्शन ए टेरियस है, ऑप्शन बी स्ट्रेबो है, ऑप्शन सी एरियन है, ऑप्शन डी प्लिनी है। इसका राइट आंसर है टेरियस। टेरियस जो है इससे संबंध इंडिका से संबंध नहीं रखता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीक यात्री विवरण में से टेरियस का विवरण इंडिका से संबंध नहीं है, जबकि टेरियस, एरियन और प्लिनी का संबंध इंडिका से होता है। विदित है कि इंडिका मैगास्थनीज की रचना है। टेरियस मूलतः एरियन राजवैद्य था। उसने भारत के विषय के समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की? ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सूची 2 में है वाजनेय संहिता, वाजनेय शाकल और शौनक कौमुदी। तो इसमें भी बताइए कौन से किसके पार्ट है। तो ऋग्वेद के कौन से पार्ट है? ऋग्वेद के हैं शाकल, ठीक है। ये इसकी जीवित शाखा मानी जाती है शाकल की। और ये यजुर्वेद का कौन है? वाजनेय वाजस्नेयी। और सामवेद का है कौथुम और अथर्ववेद का है शौनक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला बी वाला ऑप्शन नंबर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस सूची 1 में है दीर्घ निकाय, कुंदक निकाय, विनय पिटक, अधिधम पिटक। सूची 2 में है धम्मपद, महापरिनिर्वाण सूत्र, कथावस्तु और खंडक। मतलब कि ये बताया गया ये इसमें किसका पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ये सब बौद्ध ग्रंथ के सारे ये सब हैं। तो चलिए देखते हैं। खुद्दक निकाय है महापरिनिर्वाण सूत्र और सॉरी दीर्घ निकाय है महापरिनिर्वाण सूत्र। और खुद्दक निकाय है धर्मपद। खुद्दक निकाय क्या है? धर्मपद। और विनय पिटक है दोस्तों खंडक। और अधिगम पिटक कथा वस्तु से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका व्याख्या में तो यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शिलालेख में क्या दिया गया? सारनाथ। लघु शिलालेख बहारपुर, स्तंभ लेख रामपुरवा और लघु स्तंभ लेख सांची। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये शिलालेख सारनाथ में नहीं है, ठीक है। तो लघु शिलालेख बहारपुर सही है, स्तंभ लेख रामपुरवा और लघु स्तंभ लेख सांची, ये सब सही है। अशोक के शिलालेख 8 स्थानों कहाँ कहाँ मिले हैं? सहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरुगुड़ी, सोपरा से प्राप्त होती है। जबकि लघु शिलालेख बहारपुर, स्तंभ और रामपुरवा और लघु स्तंभ लेख सांची से प्राप्त हुआ है।
ठीक है, ओके, इसकी व्याख्या मैंने कर दी है। तो ये जो शिलालेख है, ये लघु स्तंभ शिलालेख सांची से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आरोही क्रम से प्रशासनिक रचना किसका क्रम है? तो ये दिया गया है द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रह, कार्त्विक। और ऑप्शन बी है स्थानिक, कार्त्विक, द्रोणमुख, संग्रह। ऑप्शन सी है स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्तिक और संग्रहक। स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रही, कवर्तिक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या में देख लेते क्या है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार विषय जिला के अंतर्गत स्थानीय, द्रोणमुख और कावर्तिक, संग्रहक आदि प्रशासनिक इकाई थी। प्रशासनिक इकाई थी। इस स्थानीय के अंदर ये 800 ग्राम थे, द्रोणमुख के अंदर 400 ग्राम थे और कावर्तिक के अंदर 200 ग्राम थे, संग्रहक के अंदर 10 ग्राम थे। सबसे छोटा संग्रहण रहेगा, सबसे बड़ा स्थानिक रहेगा। तो स्थानिक, द्रोणमुख, कावर्तिक, संग्रहण आदि प्रशासनिक इकाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। इसको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये एशियंट हिस्ट्री की पुस्तक है, किसकी? मौर्य काल के आसपास की। ठीक है, तो इसको देखना है। तो ये ऑप्शन ए दिया गया है पेरिपल्स ऑफ इथियंसी। क्या है? पेरिपल्स द पेरिपल्स, फिर से देखते हैं, द पेरिपल्स ऑफ द इथियंसी। और ऑप्शन बी है कॉमन्स इंडिको प्लेट्स। ऑप्शन सी है टॉलमी द जियोग्राफी। ऑप्शन डी है इंडिका। ये मतलब ABCD ये दिया गया है, ABCD में दिया गया है। तो इसका कौन सा क्रम सही है? इसको क्रम से लगाना है, कौन पहले आया था उसके बाद कौन आया। पहले तो मेगास्थनीज की इंडिका हो जाएगी। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर द पेरिपल्स ऑफ द एथियंसी। फिर उसके बाद आएगा टॉलमी की जियोग्राफी। सबसे लास्ट में आएगा कॉमिक्स इन इंडिकोप्लेट्स। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या थोड़ी बड़ी है, फिर भी हम लोग देखेंगे। मेगास्थनीज 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत था, जिससे यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। इसने इंडिका की रचना की, जो मूल रूप से अपर्याप्त थी। जिसने इंडिका की जो मेगास्थनीज था वो इंडिका की रचना की थी, जो सेल्यूकस ने इसको भेजा था। और ये पेरिपल्स ऑफ द इथियंसी के लेखक अज्ञात हैं। ठीक है, इसके लेखक अज्ञात हैं। इसका रचनाकाल है 80 से 115 ईस्वी के मध्य इसका रचनाकाल है। इसमें भारतीय बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है। और टॉलमी के बारे में देखते हैं। टॉलमी ने जियोग्राफी की रचना की थी। इसका रचनाकाल लगभग दूसरी सदी में भारत में यात्रा की थी, किंतु इसका विवरण सातवाहन नरेश सातकर्णी के में उल्लेख है। ये टॉलमी को बताया गया सातवाहन नरेश इसने भारत की यात्रा नहीं की थी, लेकिन इसने सातवाहन नरेश सातकर्णी का उल्लेख किया है। ठीक है, और ये है कॉसमॉस 535 ईस्वी से 547 ईसा पूर्व यूनानी यात्री था। ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध भिक्षु सौदागर के रूप में 535 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। मतलब इसमें दिया गया है, इस सारे व्याख्या में दिया गया कब किसका टाइम पीरियड था। तो आप लोग व्याख्या को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो ये सॉरी, ए नंबर पर दिया गया आगादिकीज और कट फिशेस, बिम कट फिशेस और कनिष्क। ठीक है, तो ये किसको मानते थे? इसमें ये दिया गया है किसको मानते थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो
कटकसीस जो है वो संकर्षण को मानते थे, और कटफिशस जो है वो बुद्ध को मानते थे, मतलब कि बुद्ध के संपर्क में थे। और कटफिशस जो है, विम कटफिशस, ये शिव को मानते थे। और कनिष्क अतिशय, कनिष्क किसको मानते थे दोस्तों? कनिष्क अतिशय को मानते थे। तो इसका ये देखिए, एक का दूसरा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में वही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं और इसकी व्याख्या दी गई है अच्छी खासी। निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परिवर्तित साक्ष्य नहीं है? परिवर्तित साक्ष्य नहीं है बोला है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। परिवर्तित साक्ष्य नहीं है किसके? रामगुप्त संबंधी। ऑप्शन ए दिया गया है रामेश्वर, ए मशो मानसो उल्लाह, बी राम हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, सी अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख, डी अमोघ वर्ष का सज्जन ताम्रपत्र। तो इसका राइट आंसर है शमेश्वर मानो उल्लास, शमेश्वर मनो उल्लास। तो शमेश्वर मनो उल्लास रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है, जबकि हर्ष चरित्र, शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली मनफत उल तवारीख, अमोघ वर्ष का सज्जन ताम्रपत्र रामगुप्त संबंधित है। मतलब कि हर्षचरित की जो शंकराचार्य कृति है ये, और शंकराचार्य की टीका, और अबुल हसन अली मजहब उल तवारीख, और अमोघ वर्ष का सर्जन, ये रामगुप्त संबंधित है। और ये जो शमेश्वर मनोल्लास है ये रामगुप्त संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण आर दिया गया है, तो इसमें बताना है। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण माने गए हैं। उत्तर गुप्त युग में जनजातियों के बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ है। तो इसका राइट आंसर है, ये देखिए दोनों सही है। उत्तर गुप्त में जनजातीय के बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था का समावेश हुआ, ये भी सही है। और उत्तर गुप्तकालीन कृषकों के मुख्य रूप से शूद्र वर्ण माने गए हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए हैं, जबकि गुप्तोत्तर युग में जनजाति में बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था का समावेश हुआ, जो मुख्यतः कृषक थे। ये भी इसकी व्याख्या सही दी गई है। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं। नाथ मुनि के अलवार कविताओं का संग्रहण किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए पेरिय पुराणम, ऑप्शन बी तरुमेरे, ऑप्शन सी नलियार दिव्य प्रबंधन, ऑप्शन डी तेरुतोंड मंडलम तिरुवंती। तो इसमें दिया गया नाथ मुनि के अलवर कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया? तो इसका राइट आंसर है नलियर दिव्य प्रबंधन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नलियर दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में नाथ मुनि ने अलवर कविताओं का संग्रह किया। ध्यातव्य है कि मथुरा में तमिल कविताओं के संगम का सर्वप्रथम उल्लेख इरेनार ओपू गोपुरल भाष्प की भूमिका में मिलता है। तो ये इसका व्याख्या हो गई दोस्तों। तो हमारे आज जो 10 क्वेश्चन का टारगेट था वो समाप्त हो गया है, और मिलते हैं आगे से 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक इसके नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो 2012 की क्वेश्चन सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें 2012 के 3 सेट हैं दोस्तों। ठीक है, 3 सेट हैं, तो ये तीनों सेट को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं।